भारत माता की कसम मैम, हमने 14 जून के बाद मैम 2 रोटी से ऊपर खाई नहीं अभी तक। भूख ही नहीं लग रही मैम। हमारे घर वालों की आंखों में भी आंसू मैम हमसे नहीं देखे जाते। वो हमारे सामने से नहीं रोते कि भाई हमारी हिम्मत बंदी रहे। 15 साल की उम्र से रनिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, और अब मैं 22 साल का हो चुका हूँ मैम। 7 साल की मेहनत मैम, और 7 साल मेहनत करने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला मैम, खाली आते हैं। आज हमें समाज क्या कहता है, बेरोजगार है। पता है मैम क्या ताने मारते हैं कि हमारे बच्चे को क्या कह रहे हो, ये तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद 4 बजे उठ के मेहनत करने के बाद भी बेरोजगार बैठा है। मैंने हमेशा से सपना ये देखा कि मैं एयरफोर्स में जाऊँगा। मैं पापा को बोलता था, पापा मेरे को एरोप्लेन ला के दो खिलौने में। फौज की जो वर्दी होती है मैम, वो एक हमें मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना उसको देखते ही, और मन करता है फौजी को देखते कि सैल्यूट मारे हम। और मतलब तिरंगा जब लहराता है ना मैम, तो हम बेशक कितने भी दुख में हो मैम, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हमारा ऐसे सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश का तिरंगा है, लहरा रहा है, और ऐसे ही लहराना चाहिए। इस तिरंगे के लिए मैम हम अपनी जान देने को आज भी तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा और आज एक बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे उन 7,000 युवाओं की जिनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम तो आ गया। बात हम कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की, लेकिन उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में कभी नहीं आ पाया, क्योंकि अग्निपथ स्कीम आने के बाद जो पुरानी सारी भर्तियां थी वो कहीं ना कहीं निरस्त हो गई, रद्द हो गई। तो आज ऐसे ही एक स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मसला आखिर है क्या। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। अगर इस पूरे मामले को हम समझना चाहें आम दर्शकों के लिए भी, क्योंकि जरूरी नहीं है सब बहुत ज्यादा इससे रूबरू हो कि क्या स्टेजेस रहते हैं इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट को लेकर, तो आप बताएं कि किस स्टेज पर जाकर आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो फुल स्टॉप लग गया। मैम मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, देन मैं बताता हूँ कि कहाँ पे हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो रोकी गई है। मैम जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई अभी फिलहाल 7.5 लाख बच्चों ने एयरफोर्स के फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि एयरफोर्स के फॉर्म भरने के बाद की क्या प्रोसेस होती है। जो एयरफोर्स के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैम रिटन एग्जाम किया जाता है। रिटन एग्जाम की एक ऑल इंडिया कट ऑफ होती है, जिसको पार करते हैं तो आप क्वालिफाइड होते हैं। तो मैम ऑल इंडिया वो कट ऑफ आती है, उसको जो बच्चा क्वालिफाई करता है वो बच्चा नेक्स्ट स्टेज के लिए फॉरवर्ड होता है। फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जाम हो गया। सेकंड फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल के अंदर मैम रनिंग होती है इंक्लूड, पुशअप्स इंक्लूड होते हैं, स्क्वाट्स इंक्लूड होते हैं, और मैम उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसके अंदर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको हम SRT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद GD होता है। GD मतलब ग्रुप डिस्कशन। तो मैम ये विंग कमांडर रैंक का अधिकारी ग्रुप डिस्कशन हमारा कंडक्ट करवाता है। जो ये इन सभी स्टेजेस को पार करता है उसको फिर थर्ड फेज के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं केवल उनको। थर्ड फेज के अंदर मैम आपको पता है कि मिलिट्री के लिए एक स्पेशल मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, तो उनको उसी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उनको एग्जाम किया जाता है। और उसमें 1 इंच कम 1 इंच ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाइट अगर आपको बोला गया कि इतनी होनी चाहिए, अगर उससे 1 सेंटीमीटर कम होती है तो आपको सॉरी बोल दिया जाता है कि आप नहीं हो एलिजिबल। सेम मैम वेट के लिए है। अगर आपका वेट क्राइटेरिया जो है, जो उन्होंने रिकमेंड कर रखा है, भाई इतनी हाइट के लिए इतना वेट होना चाहिए, अगर उससे कम है तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। अगर ओवर वेट हो आप, उससे 1 किलो ज़्यादा है तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। उस रेंज के अंदर ही आपकी हाइट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। आपके ब्लड के टेस्ट होते हैं मैम। अगर आप बोलो ना, बिल्कुल हेड से लेके बिल्कुल आपके पैरों तक पूरा बॉडी एग्जामिन होता है। अगर आपके हाथों का एंगल, अगर एल्बो एंगल थोड़ा सा भी अलग है, आपके कान में थोड़ी सी भी दिक्कत है, अगर आपकी नोज में थोड़ी सी दिक्कत है, अगर आपके दांतों में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। मतलब एकदम परफेक्ट अगर आप हो तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। एंड मैम उसके बाद एक सिलेक्शन लिस्ट होती है। जो बच्चा रिटन, फिजिकल एंड मेडिकल तीनों फेजेस को पार करता है, उसके बाद एक ऑल इंडिया सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं एयरफोर्स की लैंग्वेज में PSL, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, जिसके अंदर आपकी रैंक होती है आपके मार्क्स के बेसिस पर कि आपने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक है। तो मैम वो लिस्ट हमारी जारी की जा चुकी थी। और इसे आम शब्दों में समझे तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप इसे मान लीजिए। फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। इसके बाद कोई भी फेज नहीं होता है, हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो चीज़ बचती है वो है केवल और केवल ज्वाइनिंग। हमें उसमें कुछ भी नहीं करना होता। एयरफोर्स हमारे ज्वाइनिंग लेटर्स जारी करती है, जो कि आपके ईमेल पे या बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंचते हैं। इसे ऐसे समझें कि आपको कोई जॉब ऑफर हुई है, हालांकि ये बिल्कुल ही एक बहुत ज्यादा बराबर का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक जॉब ऑफर हुई है और आपको आपने सारे स्टेजेस क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ आपका जो ऑफर लेटर है वो ज्वाइनिंग लेटर जो आपका है वो आपको नहीं मिला है। ज्वाइनिंग लेटर में मैम हमारी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी उसके अंदर मेंशन था कि आपका ज्वाइनिंग लेटर इस डेट को आ जाएगा। उसमें मैम हमारी जो PSL है वो पहले अप्रैल में आनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन था कि 10 जून को आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। जो आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट है वो मिल जाएगी कि आपकी ज्वाइनिंग इस डेट को होनी है। बट ड्यू टू कोविड वो हमारी PSL 1 महीना डिले हुई।
जी। तो ये COVID में तो 2021 की बात yes, है। ma'am, 2021 अप्रैल की बात है। तो उसमें 2021 अप्रैल में एक नोटिस आया कि आपकी जो लिस्ट है वो कोविड के रीजन से, कोविड पेंडेमिक के रीजन से 1 महीना डिलेड है। तो 31 मई 2021 को हमारी PSL जारी कर दी गई। उसके अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि आपकी एनरोलमेंट लिस्ट 10 जुलाई को पब्लिश कर दी जाएगी। तो हमने देखा प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट, भाई अच्छी रैंक है, अच्छे मार्क्स है, हम खुश हो गए मैम। हमारे परिवार में भी खुशी आई कि भाई जो हमने मेहनत की इतने साल तक, बिकॉज मैम ऐसा नहीं होता कि हमने फॉर्म भरा, एग्जाम क्लियर किया और हम सेलेक्ट हो गए। इसके पीछे मैम सालों की मेहनत होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, बिकॉज मैम रनिंग भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। रनिंग अगर आप 6.5 मिनट में 1600 मीटर मारते हो तो मैम जो रनिंग करता है उसे पता है कि एक एक सेकंड की और एक एक मिनट की क्या कीमत होती है। एक एक सेकंड के ऊपर मैम बहुत सारे बच्चों का सपना ही रह जाता है। तो मैम जो क्वालिफाई कर रहे हैं ना, उनकी मैम जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत है। आपने प्रदीप मेहरा की वीडियो देखी होगी, वो बच्चा काम करते हुए भी मैम 4 बजे दौड़ रहा है, रात के 12 बजे दौड़ रहा है। तो मैम ये कोई ऐसा नहीं कि वो पब्लिसिटी के लिए, वो रियलिटी है मैम। अगर गांव में जाओगे तो सुबह 4 बजे सूरज निकलने से पहले एक बच्चा अपना वर्कआउट कंप्लीट करके घर पे आ जाता है मैम। और मैम उसके लिए डाइट भी लगती है, डाइट भी फॉलो कर, ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा बर्गर खा के हम रनिंग कर सकते हैं मैम। स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है, वेट मेंटेन करना पड़ता है, रनिंग के अंदर टाइम मेंटेन करना पड़ता है मैम, डेली जी जान लगा के रनिंग करनी पड़ती है। और मैम इस रनिंग के बाद दिन में हमें बैठ के पढ़ाई करनी होती है। सब कुछ करने के बाद मैम घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी होती है, बिकॉज मैम गरीब परिवारों से सभी लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैम जिनके गांव के अंदर ना तो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, उनको अगर प्रिपरेशन करनी है ना तो एग्जाम की बुक्स भी उन्हें 200-200 किलोमीटर दूर जाके मैम लेके आनी पड़ती है कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, हमें ये बुक चाहिए। और मैम कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, वो अपने जो सीनियर्स होते हैं सिलेक्टेड, उनसे उधार मांग के अपनी बुक्स तो तैयारी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक बात तो यहाँ पर समझ में आ गई दर्शकों को भी कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आप करीब करीब 7,000 स्टूडेंट्स हम लगा लें, करीब 7,000 स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं मिल पाया, सब स्टेजेस क्लियर होने के बावजूद भी। मैम प्रोमिस किया गया था मैम, रिटर्न के अंदर हमारे पास प्रोमिस है। एयरफोर्स जैसी रिस्पेक्टफुल और इतनी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है मैम, जिसका मैम अगर हम फौज की बात करते हैं ना तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है मैम? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। मैम इतनी बड़ी प्रतिष्ठित फौज है जो आपको लिखित में दे रही है कि आपकी एनरोलमेंट लिस्ट 10 जुलाई को पब्लिश कर दी जाएगी। तो मैम एक प्रोमिस नहीं माने तो हम क्या माने मैम? हम तो उस पर भरोसा करते हैं ना मैम। आज भी हम भरोसा करते हैं कि भाई अगर हमारा कोई ऑफिसर कुछ वर्ड्स कह रहा है तो मैम उसकी वैल्यू है, उस पर कोई क्रेडिबिलिटी होती है मैम उस चीज़ की। कहीं ना कहीं लगता है कि एक हमको जो बहाना दिया गया ना, तो हमने उस पर विश्वास किया, बिकॉज कोविड पेंडेमिक में मैम सबने सफ़र किया, हम भी सफ़र कर रहे हैं, तो हम उसको समझते हैं कि भाई कोविड पेंडेमिक है तो कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे। उन्होंने हमको 10 जुलाई को फिर से एक नोटिस दिया कि ड्यू टू कोविड पेंडेमिक आपकी जो एनरोलमेंट है वो फिलहाल पब्लिश नहीं की जा सकती। 26 जुलाई की डेट दी गई मैम हमें फिर से। तो हमने सोचा आज 10 जुलाई हो गई है, 16 दिन और वेट कर लेते हैं, 26 जुलाई को पब्लिश हो जाएगी। खुशी है, थोड़े दिन लेट मिल जाएगी हमें, बट मैम 26 जुलाई को भी सेम वही चीज़ हमारे साथ दोहराई गई, रिपीटेड चीज़ें, दोबारा से नोटिस डिले का। एंड मैम ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। आप सोचते होंगे भाई कि सब्र नहीं किया बच्चों ने, 3 बार 4 बार पहले डिले के नोटिस देख के फिर मैम 26 जुलाई के बाद फिर से अगले महीने फिर डिले का नोटिस, फिर डिले का नोटिस, हर महीने की 30 तारीख को, 31 तारीख को एक डिले का नोटिस, सेम नोटिस मैम। मतलब ये ऐसा है कि उम्मीद बांध कर टूट जाना, और वो भी कोई छोटे मोटे एग्जाम की बात नहीं है, कोई छोटी मोटी कोई नौकरी की बात नहीं है। हालांकि जो अग्निपथ स्कीम है उसमें एक नौकरी की तरह इसको बांध दिया गया है। नौकरी तो नहीं है मैम, सपने की कीमत नहीं हो सकती ना, सपने को किसी नौकरी से हम कंपेयर नहीं, बिकॉज नौकरी है ना, नौकरी कहीं भी मिल जाती है मैम। प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं मैम, ट्यूशन क्लासेस भी दे सकते हैं, कहीं पे टीचिंग में भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मैम। जो फिजिकली फिट है वो फिजिकल टीचर की भी भूमिका निभा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट मैम जो सपना एक देखा जाता है ना, एक गोल होता है मैम, आपकी लाइफ होती है ना, उसका एक एम होता है। आपकी लाइफ एमलेस नहीं होती कभी भी कि बस खाना है, सोना है और उठना है, बस ये एक एम होता है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं मैम। अगर आप उसकी दिन रात मेहनत करने के बाद अगर आपको ये बोला जाए नहीं भाई आपकी तो मंजिल है, ये नहीं है, अब नहीं है, अब आपको कुछ और करना पड़ेगा, तो मैम दिल टूट जाता है। और मैम सही बताएं ना, अगर भारत माता की कसम मैम, हमने 14 जून के बाद मैम 2 रोटी से ऊपर खाई नहीं अभी तक, भूख ही नहीं लग रही मैम। वो भी इसलिए खा रहे हैं कि भाई घर परिवार देखना पड़ता है मैम, हमारे घर वालों की आंखों में भी आंसू है मैम, हमसे नहीं देखे जाते। वो हमारे सामने से नहीं रोते कि भाई हमारी हिम्मत बंधी रहे। और आपको पता होगा मैम कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, और हमारे माँ बाप के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे का जब दिल टूटता है, जब उम्मीदें टूटती है ना, तो मैम इतनी मैच्योर एज में हम नहीं हैं। हमने मैम ये लगा लो कि 15 साल की उम्र से रनिंग स्टार्ट कर दी थी मैम, और अब मैं 22 साल का हो चुका हूँ मैम। 7 साल की मेहनत मैम
और 7 साल मेहनत करने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला मैम, खाली आते हैं। आज हमें समाज क्या कहता है, बेरोजगार है। पता है मैम क्या ताने मारते हैं कि हमारे बच्चे को क्या कह रहे हो, ये तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद 4 बजे उठ के मेहनत करने के बाद भी बेरोजगार बैठा है। ऐसे मैम बेरोजगार की तरह ताने देते हैं और कहते हैं कि क्या कर लिया तुमने देशभक्ति करके। तुम बोलते हो देश के लिए सेवा करने जाऊँगा, सरहद पे जाऊँगा, मैं तो चले गए सरहद पे। मैम ये ताने मारते हैं मैम। हम जब बोलते थे ना कि मतलब 15 अगस्त है, तिरंगा फहराएंगे, अपने घर की छत पे तिरंगा लहराते थे, तो देखते थे कहते थे हाँ तू भी बड़ा देशभक्त है, और कहते कि देशभक्ति से घर नहीं चलता। तो हम कहते थे हम तो अपने देश के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। बट मैम अब समझ आ रहा है देशभक्ति से घर नहीं चलता। इमोशनल हो गए कहीं ना कहीं। 22 साल की उम्र में आके समझ में आ रहा है कि हमने जो साइंस साइड से पढ़ाई की मैम, हमने मेडिकल मेरे पास थी मैम, फिजिक्स और मैथ्स की सब्जेक्ट मेरे पास थे मैम, और अच्छे मार्क्स थे मैम मेरे। जेई नीट का एग्जाम में दोनों के लिए एलिजिबल था, विद बायो मैथ्स थी मेरे पास मैम, और चाहते तो कहीं करियर देख सकते थे मैम। ग्रेजुएट हूँ मैम, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, बट वो सिर्फ इसीलिए किया कि आगे चल के एयरफोर्स में मैं ऑफिसर एंट्री के लिए अप्लाई कर पाऊँ, बिकॉज हमारा टारगेट वही था। हमने आज तक लाइफ में जो भी किया, हमने रनिंग की एयरफोर्स के लिए की, हमने पढ़ाई की एयरफोर्स के लिए की, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को साइड कर दिया, एयरफोर्स के लिए किया मैम। बट अब आके ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, बट मैम रीज़न नहीं है ना। रीज़न बताओ कि हम क्यों डिस्क्वालीफाइड हैं। हमारे जो एयर मार्शल एस के जासर हैं बोलते हैं कि सिस्टम बदल गया है। आप समझिए सिस्टम बदल गया तो सिस्टम बदल जाता। क्या बदल गया मैम सिस्टम में? आज भी अग्निवीर में भी वही क्राइटेरिया, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सिलेबस वही है मैम, मैथ्स फिजिक्स का सिलेबस है, इंग्लिश आएगा, सेम सब्जेक्ट्स हैं, आपकी 12th होनी चाहिए, सेम क्राइटेरिया। इसके बाद फिजिकल होगा मैम, वही 1600 मीटर भागनी है जो हम इतने सालों से 1600 मीटर भाग रहे हैं मैम। तो हमें एक एक मीटर कदम में याद हो जाता है कि भाई 10 सेकंड में इतने मीटर कवर होंगे। हमें पता है मैम कि अगर हमने 2 कदम स्लो ले लिए तो हमारा 10 सेकंड यहाँ से टाइम घट जाएगा। और ऋतिक, ना सिर्फ आपके लिए लेकिन आपके माता पिता के लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, हम भी कोई ऑफर किसी को भी आता है मैम मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक तो मैम मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। पहले होता था कि भाई कई सारे बेटे होते थे और मतलब माँ बाप को भी इतना फिक्र नहीं होती थी, बट मैम मेरे पिताजी आज 50 साल क्रॉस कर चुके हैं। उन्हें पता है कि कुछ सालों में वो मतलब घर चलाने लायक नहीं रहेंगे, बिकॉज मैम वो एज है, एज होती है। तो हमें भी मैम ये लगता है कि मेरे पिताजी कितने सालों तक मेहनत करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली से मैम मेहनत करके ही घर चलता है, तो नौकरी या सेटलमेंट मेरे पिता के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ है कि मेरा बेटा है, कल को लाइफ में जाके उसे कुछ स्ट्रगल ना करनी पड़े और कुछ फेस ना करना पड़े। बिकॉज अभी मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं, बेटा तुम्हारी ये एज है ना, इसमें तुम पढ़ाई कर लो, अब तुम मेहनत कर लो ईमानदारी से, तो कल को जाके तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा परिवार, आने वाले तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे, उनको रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होगी मैम। ना हमारे पिताजी ने कभी रिसोर्सेज की कमी होने दी मैम, कैसे ही भी किया, कितनी भी मेहनत की। हम क्या करते हैं आपके मेरे पिताजी मैम प्राइवेट जॉब में है, इलेक्ट्रीशियन है मेरे पिताजी प्राइवेट कंपनी में। तो मैम मेरे पिताजी ने हमेशा ये कहा है कि बेटा तुम्हारे लिए अगर हमें सब कुछ बेचना भी पड़े ना तो हम बेचेंगे, लेकिन तेरी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। किताबें तुझे चाहिए बेटा, तू पढ़। मेरी मम्मी कहती है कि नहीं तू फौज में चला जाएगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। मेरे पिताजी कहते हैं रोको मत बेटे को, ठीक है, ऐसे उसका दिल टूट जाएगा, रोको मत उसको, वो जो करना चाहता है उसे करने दो। वो फौज में जाना चाहता है, देश के लिए जाना चाहता है, मैं गर्व महसूस करूंगा कि मेरा बेटा देश के लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो मेरी मम्मी कहती है ठीक है भाई, अगर जाना चाहता है, इसका इतना दिल है तो जाने दो। लेकिन जब पता लगा कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो हाथ में नहीं आने वाला है, और ये अभी जाकर पता लगा, यानी जुलाई से आप वेट कर रहे थे, पिछले साल जुलाई से, और अब ये जुलाई आ चुकी है लेकिन हाथ में ऑफर लेटर नहीं है। एक नई स्कीम जरूर है जो सामने आई है, और उस नई स्कीम में आप जैसे 7000 स्टूडेंट्स का कोई प्रावधान। आश्चर्य होगा कि जैसे मैंने बताया 26 जुलाई 2021 को हमारी एनरोलमेंट स्टार्ट हुई थी और डिले का नोटिस आया 2021 से लेके 31 मई 2022 तक 12 महीने हो चुके मैम। हर महीने हमारे को ये नोटिस दिया गया कि आपकी एनरोलमेंट इज डिलेड है, और आप अपनी ईमेल और सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट, एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए, आपको वहाँ पे आपकी एनरोलमेंट देखने को मिलेगी। तो मैम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैम 12 महीने हमने इसी उम्मीद में इंतज़ार में बिताए हैं कि कभी ना कभी तो एनरोलमेंट जारी होगी। हमने एक जो विश्वास किया था ना एयरफोर्स पे और सीएसबी पे, हमारी जो सिलेक्शन अथॉरिटी है, कि हाँ देर हो रही है लेकिन हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। एंड मैम सबसे मतलब एक जो दिल तोड़ने वाली बात ये है कि मैम हमारी भर्ती रुक गई थी ये 2021 के बाद, लेकिन मैम हमारी जो प्रोसेस है उसके बाद हमारे बाद 7 महीने बाद एक और भर्ती आई। पूरे देश में रैलीज कंडक्ट करवाई गई, एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैलीज,
जिनका पूरा प्रोसेस हमारे बाद करवाया गया एंड उनको मैम 2021 में जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग दे दी मैम, सेम पोस्ट के लिए। हमने जो अप्लाई किया था वो एयरफोर्स XY ग्रुप में एयरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, सेम पोस्ट के लिए हमारे बाद फॉर्म निकलते हैं, बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, बच्चे सेलेक्ट होते हैं वहाँ पे, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है मैम। हमारी क्या गलती थी? सेम क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो किया, वही एग्जाम उन्होंने दिया, वही फिजिकल दिया, वही मेडिकल दिया, उनको सेलेक्ट कर लिया गया मैम। हमारी क्या गलती थी मैम इसमें? हमें जवाब अब तक कहीं से नहीं मिला मैम। अच्छा, आप दर्शकों के लिए ज़रा ये भी बताएं कि ये जो आपका एग्ज़ाम था एयरमैन का, ये आपने 2020 में दिया था? यस मैम, हमने 2019 दिसंबर में ये नोटिफिकेशन देखा था ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें बोला गया था अगर आप इस एज क्राइटेरिया से 17 ईयर्स की एज क्राइटेरिया हमें मिनिमम दिया गया था, इस एज क्राइटेरिया से लेके 19.5 तक आप हो तो आप इसको फिल कर सकते हो। उसमें एलिजिबिलिटी डाली थी मैम कि आप 12th पास होने चाहिए, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। हम एलिजिबल थे, हमने फिल कर दिया। उसमें लिखा गया था आपको 20 साल की सर्विस का टेन्योर मिलेगा, आपको पेंशन, पे एंड पर्क्स एंड जितनी फैसिलिटीज़ जो एक फौजी को मिलती हैं, एक्स्ट्रा कुछ हम नहीं मांग रहे, जो एक फौजी को, नॉर्मल फौजी को सालों से मिलती आई है मैम, कितने सालों से, जब से एयरफोर्स बनी है तब से मिलती आई, वो चीज़ आपको मिलेगी। हमने उसको देखा और मैम जनवरी 2020 के अंदर फॉर्म फिलअप हुए। हमारी मार्च की 2021 मार्च में हमारे एग्जाम की डेट आई। हमने मैम 3 महीने में 4 महीने में तैयारी की, पहले से भी कर रहे थे हम तैयारी, लेकिन एक इसके पहले भी आपने 2 बार दिया था? इससे पहले 2 बार मैं क्वालिफाइड हूँ एयरफोर्स के अंदर ही, बट फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ड्यू टू लो मार्क्स में रह गया था। इसलिए मैंने दोबारा मेहनत की कि भाई एम तो यही है। और तीसरे एक लगा लें कि तो तीसरा अटेम्प्ट में फाइनली आपका नाम आया था, लेकिन वो भी बिल्कुल बिकॉज मैम कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप एलिजिबल हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे से ज़्यादा जब मेहनत करोगे ना, जब आप बेस्ट में आओगे, आप गुड हो बेटर हो मैटर नहीं करता, जब तक आप बेस्ट के अंदर नहीं आ जाते, जब तक हमारी मिलिट्री या एयरफोर्स सेलेक्ट नहीं करती आपको। आप अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में हो तभी आपको सेलेक्ट करती है। वो बेस्ट बनने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है मैम। रात के 2 बजे पढ़ाई खत्म करके सोते थे, सुबह 4 बजे रनिंग करने जाते थे। वो मैम वो स्ट्रगल है ना कहीं पानी में जाती दिख रही है मैम। ऋतिक, हम चाहेंगे कि आखिर में आप ज़रूर बिल्कुल सरकार से सीधे जो आप कहना चाहते हैं, तिरंगे का जो आपका सपना है, जो आप बता भी रहे थे, अपने सपने के बारे में सीधा बताएं और आपकी जो मांग है वो भी बताएं। कोई भी बच्चा होता है तो मैम कुछ ना कुछ सपना जरूर देखता है। जैसे अभी हम देखते हैं कोई बच्चा होता है, बोलते हैं पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। मैम जब से मैंने वो संभाला, जब तक मेरे को याद है कि जितना छोटा मैं था उतना छोटा, मैंने हमेशा से सपना ये देखा कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। मैं पापा को बोलता था पापा मेरे को एरोप्लेन ला के दो खिलौने में। बंदूक का मेरे को शौक था कि भाई ऐसे सरहद पे जाएंगे, दुश्मनों को ऐसे करेंगे, दुश्मनों को गोली मारेंगे। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, हमें नहीं पता था कि भाई पैसा क्या होता है। हमारे लिए पैसे की वैल्यू नहीं थी। हमें बस एक सपना था कि भाई फौज में जाना है। फौज की जो वर्दी होती है मैम, वो एक हमें मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना उसको देखते ही, और मन करता है फौजी को देखते कि सैल्यूट मारे हम। और मतलब तिरंगा जब लहराता है ना मैम, तो हम बेशक कितने भी दुख में हो मैम, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हमारा ऐसे सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश का तिरंगा है, लहरा रहा है और ऐसे ही लहराना चाहिए। इस तिरंगे के लिए मैम हम अपनी जान देने को आज भी तैयार हैं। बेशक हम फौजी अभी नहीं बने हैं, लेकिन हम आज भी हमें मौका मिला ना कि इस तिरंगे के लिए अपनी जान देनी है या फिर कुछ भी करना है, किसी भी हद तक जाना है, तो मैम हम तैयार हैं। हमारे साथ के सभी बच्चे तैयार होंगे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंदा फौज में नहीं जाता जिसको देशभक्ति वाली बात ना हो, क्योंकि मैम जॉब है, जॉब तो हर जगह है मैम, और फौज से बेटर जॉब होंगी मेरे ख्याल से जितने, क्योंकि मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं मैम, लेकिन ये जॉब और सेना की जो देशभक्ति है उसमें बहुत अंतर है मैम। परिवार है जो सबसे प्यारा ना, किसी बच्चे को अपनी माँ बाप से प्यारा कोई नहीं होता मैम। अपने माँ बाप को छोड़ के इस उम्र में, जैसे अभी मेरे पिताजी 50 साल के हैं, अपने माँ बाप को इस उम्र में छोड़ के और सरहद पे 6-6 महीने, 7-7 महीने, 9-9 महीने, पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी, पता नहीं घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जिंदा आएंगे या तिरंगे में लिपट के आएंगे, पता नहीं होता मैम। ये फौज भी बोलते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, ठीक है मैम। तो ऐसी स्टेज में इतना जिगरा होना चाहिए, सबके अंदर नहीं होता मैम। और सरकार से सीधे आप मैम सरकार से हमारा यही सवाल है कि कम से कम हमें ये तो क्लैरिफिकेशन दो कि भाई आप एलिजिबल नहीं थे, आप लायक नहीं थे फौज के, इसलिए हमने आपको नहीं लिया। अगर सरकार हमें ही बताएगी ना भाई ऋतिक तेरे अंदर ये कमी है, तू लायक नहीं है, अगर तेरे को हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी फौज कमजोर हो जाएगी। मैम अगर हमें ये बता दे कि अब जो सेलेक्ट करेंगे आगे वो बच्चे, वो कहीं चांद से आएंगे या मार्स से लेके आएंगे उन बच्चों को कि वो हमसे ज़्यादा लायक हों, तो हम मानेंगे भाई हमारे देश के लिए बेस्ट फौजी आना चाहिए। अगर हम लायक है तो हमें लीजिए, और अगर हम लायक नहीं है तो हमें बताइए कि आप यहाँ पे लायक नहीं है। भाई आपके एक हाथ नहीं है, आप लायक नहीं है, आप गन नहीं चला पाएंगे, आपने 1600 मीटर क्वालिफाई नहीं किया, आप कर नहीं सकते उसको। मैम अगर आज गए ना, तो आज भी मैं 1600 मीटर जिस टाइम में 6 मिनट में कही, मैं 5.5 मिनट में मारने को तैयार हूँ अभी भी। अगर एयरफोर्स वाले मेरे को कहे कि भाई आपको 20 पुशअप मारने में 50 मारने के लिए अभी भी तैयार हूँ।
एक बार हमें ये तो प्रूफ करो कि भाई आप लायक नहीं हो। मैम एग्जाम कहा, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, आपने कट ऑफ रखी, उस कट ऑफ को क्वालिफाई किया, आपने सब्जेक्ट्स बोले मैथ फिजिक्स साइंस, हम साइंस साइड से 12th पास स्टूडेंट्स हैं मैम, हम कहीं भी एलिजिबल हो सकते हैं। लोग बोलेंगे ये नौकरी का जरिया है, कुछ और देख लो, कुछ और देखना होता तो हम देख चुके होते हैं ना। हमें पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस हमें देखनी होती है, दिल्ली पुलिस बेटर ऑप्शन है मैम। दिल्ली की दिल्ली में रहेंगे, परिवार को भी यहीं रखेंगे, कहीं सरहद पे जाने की जरूरत नहीं, डेली शाम को घर पे आएंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। ऑप्शंस की बात मत करो, हमें ये बताओ आप एलिजिबल नहीं हो, तो अगर हम एलिजिबल नहीं है तो हमें बताओ आपने भर्ती क्यों रद्द करी, आप ये बताओ। सरकार कहती है कि हम स्कीम लाएंगे, हम देश की फौज को मजबूत करेंगे, ठीक है आप लाओ भाई, स्कीम कोई आती है तो बेटर, कुछ बेटर करने के लिए आती है, ठीक है अच्छी बात है। सरकार बोले कि बहुत अच्छी स्कीम है, युवाओं ने अप्लाई किया, ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है उसको जॉब दो। बट मैम हमारी क्या गलती थी कि हमें सेलेक्ट करने के बाद भी 1 साल पहले तो बिठाया गया। मैम 14 जून को 2022 में स्कीम आई है, हमारी जो एनरोलमेंट थी वो 10 जुलाई 2021 को पब्लिश होनी थी। मैम 1 साल का समय छोटा नहीं होता। रक्षा मंत्री जी बोलते हैं 2 साल से ये विचाराधीन था, तो मैम क्या जानते बूझते हुए हमारे साथ धोखा किया गया है? अगर 2 साल से था, हमें उसी स्टेज पे, जिस भी स्टेज पे हमारा प्रोसेस था, हमें बता दिया गया था कि ऋतिक भाई मतलब बच्चों ऐसा है कि हम देश के लिए एक बढ़िया स्कीम ला रहे हैं, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहीं पर छोड़ देते हैं। या फिर बोलते कि भाई हम ये स्कीम लाएंगे, आप इसके अंदर अगर मतलब चाहते हो तो आप इसके लिए दो, हमें बता देते कि भाई 4 साल के लिए ले रहे हैं, हम खुशी खुशी करते, बिकॉज हमें तो देश के लिए कुछ करना है। हमें 4 साल 5 साल 15 साल सैलरी से, अब बोल रहे हैं कि भाई 10 लाख आपको वो पैकेज मिलेगा 7G, पैसे से हमें, हमारे सपनों को पैसे से नहीं तोल सकते आप। 10 लाख हमारे सपनों की कीमत नहीं लगा सकते। हमने जो 7 साल मेहनत की है उसकी आप कीमत 10 लाख लगा रहे हो क्या? आप लोग मतलब हमारी देशभक्ति की कीमत लगा रहे हो, एक तरह से हमारी जान की कीमत लगा रहे हो कि हम अपनी जान देना चाहते हैं या फिर हम जान दे सकते हैं, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या 10 लाख में हमें खरीद रहे हो? नहीं खरीद सकते हम। ऋतिक बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी जो कहानी है, और ऐसी कहानी है 7000 ऐसे एस्पिरेंट्स की जिन्होंने सारे स्टेजेस को पार तो कर लिया, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आया, इसका जवाब सरकार ही बेहतर दे पाएगी। उम्मीद करते हैं फिलहाल के लिए कि इनकी कहानी से कहीं ना कहीं, और कोर्ट में भी ये मामला क्योंकि चल रहा है अब, और इनका जो चैलेंज है वो अग्निपथ स्कीम को नहीं है, इनका चैलेंज है पुरानी भर्तियों को लेकर। उसके बारे में अगर आप थोड़ा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमसे ना युवाओं से हर बार अपील की जाती है जब भी कोई भर्ती होती है। मैं एसएससी की भर्ती की बात कर लो, एनटीपीसी की भर्ती की बात कर लो, हमेशा कहा जाता है बच्चे अपनी बात को शांतिपूर्वक नहीं रखते, क्योंकि मैम हमने देखा कि एनटीपीसी में भी रेलवे वगैरह जलाई गई और बाकी आंदोलन वगैरह में भी रेलवे का नुकसान किया गया, सरकारी संपत्ति का। मैम हम ये कहना चाहते हैं, हमने लेटर्स लिखे मैम, हम राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे, हमने अपनी बात रखी थी कि सर हमारी भर्ती इतने साल से लंबित है। इसी साल 2022 में मैम 8 अप्रैल को हम राजनाथ सिंह से मिले थे, हमारा डेलीगेशन पूरा गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि भाई आपकी भर्तियाँ क्लियर हो जाएंगी। उस दिन तक राजनाथ सिंह ने हमें ये नहीं बताया कि भाई आपके साथ ऐसा होने वाला है। मैम हमने सारे संवैधानिक तरीके आरटीआई लगा के, पीएम ग्रीवेंस पोर्टल पे लगा के, प्रधानमंत्री जी का जो पोर्टल है पीएम ग्रीवेंस पोर्टल, उस पर भी हमने अपनी बात है वो रखी सभी बच्चों ने कि जी प्रधानमंत्री जी हम इस तरह से हम यहाँ पे पीड़ित हैं, आप हमारी बात सुनिए। हमने मैम पीएम मन की बात जो करते हैं उसके लिए भी अपने जो टॉपिक है वो भेजे मैम। हमने लेटर्स हैं, लेटर्स लिखे, जितने भी हमारे चुने हुए जो नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, उनसे उन तक हमने अपनी बात पहुँचाई। संसद में हमारा मुद्दा उठाया गया मैम। और किस संवैधानिक प्रक्रिया से आप चाहते हैं कि हम अपनी बात रखें? और ऋतिक ने बहुत कैंपेन जो आज बोला जाता है कि ट्विटर कैंपेन एक सोशल मीडिया कैंपेन होता है, यहाँ से आप अपनी बात समाज के सामने रख सकते हो, तब भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और मैम जब कहीं पे कुछ प्रोटेस्ट हो जाता है तो बोलते हैं भाई आप तो रोड ब्लॉक कर रहे हो, कोई बच्चा रोड ब्लॉक कर रहा है, ये तो सरकार मतलब जनता को परेशान करने वाली बात होती है। लेकिन मैम जो 1 साल से बच्चे, हमारा परिवार परेशान हो रहा है, 7000 परिवारों की पीड़ा किसी को नहीं दिखती मैम। और ऋतिक ये जरूरी है कि पूरी बात का सारांश ये निकाले कि ज्वाइनिंग लेटर जिनके हाथों में होना चाहिए था, आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे स्टेजेस पूरे आज स्थिति ये है कि पहले तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, सेलेक्ट हो, उसके बाद कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मैम जिस फौजी को आज से 1 साल पहले वर्दी पहन के सरहद पे होना चाहिए था, आज उस बेचारे को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मैम एक इतने बड़े देश के युवा के लिए अगर ऐसी स्थिति है तो इससे ज़्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है मैम देश की? और ऋतिक बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी पूरी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि इस तरफ से उस तरफ सरकार की तरफ ये बात जरूर पहुंचेगी। यही चाहते हैं कि कम से कम जवाब तो दिया जाए। 1 साल से मैम कोई भी जवाब, एक शब्द हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से नहीं आता। वो बोलते हैं होगी होगी होगी, हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि कब होगी ये बता दो हमें। मैम अब तक ना हमें कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है कि भाई हम ये माने। हमसे लोग पूछते हैं भाई तुम्हारी भर्ती कैंसिल क्यों हुई, हम कहते हैं कोविड रीजन था। अरे कोरोना में भर्ती कैंसिल थोड़ी होती है, डिले होती है। अब तो कोरोना जा चुका,
IIT की भर्ती चल रही है, पेपर चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी भर्तियाँ हो रही हैं मैम, NDA की भर्तियाँ चल रही हैं मैम। इस पूरे प्रोसेस के दौरान नेवी भी तो मिलिट्री का पार्ट है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों बराबर है मैम, तीनों को सेम स्टेज पे लेके चलते हैं, सेम क्राइटेरिया है। नेवी की भर्ती हो रही है मैम, हमारे प्रोसेस रोका जा चुका है, उसके बाद भी नेवी की ज्वाइनिंग हुई है, इस साल भी नेवी की ज्वाइनिंग हुई है मैम। मैम ये कोरोना क्या नेवी वालों के लिए नहीं है, एयरफोर्स वालों के लिए केवल? मतलब कोरोना भी भेदभाव करता है क्या इनमें कि भाई ये बच्चे हैं इनको पकड़ लो? तो मैम ये चीज़ तो हमें कहीं से समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों किया गया है। अग्निपथ है, नेवी के लिए भी लागू हुई है, अगर अग्निपथ स्कीम का कुछ इसमें रिलेशन है, हमें लगता नहीं है कि इस पुरानी भर्ती में अग्निपथ का कोई रिलेशन था। हमारे कहीं भी नोटिफिकेशन में अग्निपथ नहीं है। अग्निपथ तो अब लॉन्च हुई है 14 तारीख को, अभी तो फॉर्म भरे गए हैं, अभी तो एग्जाम तक नहीं हुए इनके, एग्जाम होंगे, कभी प्रोसेस पूरी होगी, उनको ज्वाइन करवा देना मैम, हमारी ज्वाइनिंग क्यों कैंसिल की? जी, और यही सवाल है इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। 7,000 ऐसे स्टूडेंट्स का ये सवाल जो ऋतिक ने आज उठाए और पूरा डिटेल में बताया कि क्या कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है और कहाँ जाकर इनकी भर्ती लटकी, और एक आम जो एक लेमैन भी है वो ये अब समझ पाएगा कि किस ज्वाइनिंग के स्टेज पर बिल्कुल आकर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। और ऐसे ही सवाल जो हैं ये तमाम स्टूडेंट्स उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं सरकार जरूर देगी।